आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक कोशिका को लेकर आया हूँ। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। बेसिक जानकारियाँ इसमें मिलेगी आपको और आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक कोशिका सेल। सबसे पहले जानेंगे सेल में हम लोग कोशिका में कि कोशिका कहते किसको है ना। कोशिका है क्या, कोशिका को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो कोशिका को डिफाइन करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले कोशिका जीव शरीर की बेसिक इकाई है ना, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीव शरीर के लिए बेसिक यूनिट कौन सा होता है। तो बेसिक यूनिट जो है कोशिका है ना। तो लिख सकते हैं आप इसको दोस्तों, बेसिक यूनिट, या इसको लिख सकते हैं आप फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, अर्थात आधारभूत इकाई। तो जीव शरीर की आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे रूप में कि कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, इसको लिख सकते हैं आप, कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए दोस्तों, आगे भी आप देखेंगे कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो कोशिका की खोज, सबसे पहले कोशिका की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया, जब उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पर इस तरह का स्ट्रक्चर देखा तभी वो बताए कि ये कोशिका है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ने दोस्तों, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, समझ लिए तो और बढ़िया है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए। एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया जाएगा कोशिका के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका। आप देखें, अंत तक बने रहें, वीडियो को देखें, शेयर भी करें। बहुत ही इंटरेस्टेड है ये टॉपिक, आप देखें। यहाँ पे आगे भी देखते हैं हम लोग। आगे आपको देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, ये भी आता है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन व स्वान है ना, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, एग्जाम में पूछे जाते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्रक की बात करते हैं।
तो केंद्रक की बात करें तो कोशिका का ही एक भाग होता है, और अगर इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं, है ना दोस्तों। कोशिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सबसे पहले ये देखें कि कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं। कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई। रॉबर्ट ब्राउन खोज किए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका का प्रबंधक कहलाता है, मैनेजर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण पार्ट ये कोशिका का है कि ये पूरे प्रबंधन का काम करता है, पूरे देख रेख का काम करता है, एज ए प्रबंधक के रूप में काम करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केंद्रक प्रबंधक कहलाता है। और केंद्रक में डीएनए, आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में डीएनए प्लस आरएनए प्लस गुणसूत्र होता है ना दोस्तों। ऐसे लिखेंगे आप तो एक कंसेप्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं। केंद्र पर डीएनए प्लस आरएनए प्लस गुणसूत्र लिखिएगा, तो ऐसे ही लिखिएगा आप, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ेंगे हम कि कोशिकांग के अंतर्गत और क्या क्या है, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, अंतःपरिधर्मी जालिका है जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। आप नोट कर सकते हैं ये सब, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कोशिका चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। इसके अंतर्गत लाइसोसोम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे। तो लाइसोसोम पढ़ेंगे अभी, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों। इसमें एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है दोस्तों, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में ये होता है कि वो अपने ही कोशिका को पाचित कर देता है, अपने ही कोशिका को विघटित कर देता है दोस्तों। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, बता चुके हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछता है एग्जाम में, पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ होता है, तो लाइसोसोम में या कहें कोशिका में। तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जागिरी, कोशिका का ऊर्जागिरी, पावर हाउस देता है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम भी, कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी देखें, माइटोकॉन्ड्रिया भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीवीआई क्वेश्चन कहें इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जागिरी, है ना। कोशिका का ऊर्जागिरी, पावर हाउस कहें या ऊर्जागिरी कहें, कोशिका का ऊर्जागिरी, पावर हाउस, बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, और ये एंजाइम इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करता है, जिसके द्वारा
एटीपी का निर्माण होता है ना दोस्तों, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी का जब निर्माण होता है तो एटीपी से ऊर्जा मुक्त होती है ना। भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, हमें ऊर्जा मिलती है, फलतः हम वर्क को अंजाम दे पाते हैं, काम को कर पाते हैं और हमारी शरीर में जो क्रियाएं वो चलते रहती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राइबोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राइबोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी कोशिकांग है, कोशिका का अंग है राइबोसोम की बात करें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रोटीन अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिकांग के अंतर्गत ये 3 क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन कोशिका के अंग की बात करें तो ये 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ये 3 क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, गांठ बांध लीजिए कि ये 3 क्वेश्चन को छोड़ के आप कोशिका को आगे नहीं ले जा सकते हैं, कोशिका को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइबोसोम को क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभी बताया, कई बार बता चुके हैं। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप देखते रहिए इसको, दूसरे को दिखाइए। और ये फ्री ऑनलाइन क्लास है जो आपको दिया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसमें बहुत ही सहायक, बहुत ही मददगार होगा आपको पढ़ाई करने में, आपको आगे बढ़ने में। आप देश के भविष्य हैं, आप इसको बना के रखें, पढ़ाई करें, मन से करें, ध्यान से करें, तन मन से करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है दोस्तों। ये भी पूछता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, है ना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर कि लवक होता है इसमें दोस्तों, लवक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पादप कोशिका में लवक होता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। अगर पादप कोशिका की बात करें दोस्तों तो पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, रसधानियां होती है, जबकि इसमें नहीं के बराबर रिक्तिका होती है, जिसको रसधानी भी कहते हैं, है ना। रसधानियां होती है इसमें और इसमें नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लवक होता है इसमें। तो इस तरह से ये अंतर, और एक बेसिक अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो अंतर देता है वो ये है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, तो एक में कोशिका भित्ति जंतु पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अगर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ाई करें, अगर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करें, दोनों में अंतर पढ़ें, और अगर हम कोशिका भित्ति को नहीं पढ़ते हैं तो बेईमानी होगा। तो कोशिका भित्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोशिका भित्ति इसमें होता है, इसमें दोस्तों, तो कोशिका भित्ति दोस्तों पादप कोशिका में होता है, जबकि इसमें नहीं होता है ना दोस्तों। यहाँ भी नहीं होता है, ये भी लिखिए, लवक भी नहीं होता। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, ये चैप्टर, है ना। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। आप आगे ले जाते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा आप इसमें, आगे देखिए कि अभी बात आई कोशिका भित्ति की, जो कि जंतु कोशिका में नहीं बल्कि पादप कोशिका में होती है। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति दोस्तों, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्यूलोज भी लिखते हैं। तो सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। वही देखिए दोस्तों, तो सेल मेम्ब्रेन, है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली
जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रोटीन प्लस लिपिड बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनता है कोशिका झिल्ली। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन कि पूछता है ये किससे बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जानिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम ये कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रचना के आधार पर देता है, इसको बांटा गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दोस्तों और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें दोस्तों तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो है वो जीवाणु और नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण है दोस्तों। जबकि यूकैरियोटिक जो है सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में होता है। जंतु और पादप दोनों में, सभी जंतु और पादप, कुछ को पाद छोड़ दिया जाए जैसे जीवाणु और नीलहरित, तो इधर प्रोकैरियोटिक में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़े दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये सबका अभाव होता है दोस्तों इसमें, जबकि इसमें होता है। ये अर्धविकसित कोशिका माना जाता है दोस्तों, ये अर्धविकसित कोशिका माना जाता है, जबकि ये विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अंतर है जो हमने बता दिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अंतर पूछे जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और लॉकडाउन की स्थिति है तो मैं यही कहूँगा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फ्री ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।